बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जब उसको प्रेजेंट किया गया तो कुछ बातें तो साइंटिस्ट की समझ में आ रही थी कि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं। ये तो बात समझ में आ रही थी। और जो आप कह सकते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, वो काफ़ी हद तक जो मेंडल्स के लॉज हैं उनसे मैच कर रही थी। लेकिन यहाँ कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हुए। पहले हम पूरा आर्टिकल डिस्कस करेंगे, फिर उस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, फिर फ़ौरन ही आपको सोल्यूशन बता देंगे। पहले आर्टिकल को डिस्कस कर लेते हैं। यानी सबसे पहले जो बात हम करना चाह रहे हैं कि इफ़ मेंडेलियन कैरेक्टर आर डिटरमाइंड बाय जीन ऑन क्रोमोसोम्स, कि अगर हम ये बात तय कर लें कि जो मेंडेलियन कैरेक्टर्स हैं वो डिटरमाइन करते हैं जीन्स, और जीन्स क्रोमोसोम पर होते हैं, ठीक है। और इफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट रिफ्लेक्ट द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, इसका क्या मतलब है कि जब मियोसिस में क्रोमोसोम सेपरेट होंगे तो साथ उसके जीन्स भी सेपरेट हो जाएंगे। क्लियर? ये लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल से ये बात डिस्कस हुई थी। अब सवाल ये है कि हम बात कर रहे हैं कि जब क्रोमोसोम जिस पैटर्न के थ्रू इनहेरिट होते हैं वालिदैन से बच्चों में, जीन्स भी हमेशा उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं अगर एक जीन्स एक क्रोमोसोम पर मौजूद होगा। पहले हम इसके प्रूफ को देखते हैं कि ये बात कैसे साबित हुई, फिर जो इसके ऊपर ऑब्जेक्शन था फिर उसको सबसे एंड पे हम डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्शन ये मैंने लिख दिया है, लेकिन इस ऑब्जेक्शन को रीड भी सबसे एंड पे करेंगे और डिस्कस भी सबसे एंड पे करेंगे। क्लियर? तो ये जो बात है कि हमेशा क्रोमोसोम पर मौजूद जीन्स क्रोमोसोम के ही पैटर्न को फॉलो करते हैं इनहेरिटेंस में, इस बात को सबसे पहले साबित किया था एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है टी.एच. मॉर्गन। उसने 1910 में फ्रूट फ्लाई, जो हमारी आम मक्खी होती है जो बड़ी तंग भी करती है, उसका साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। तो उसने अपनी सारी रिसर्च इस ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर की। उसने कहा कि हमारे पास दो किस्म की फ्लाइज होती हैं, एक रेड आइड है जो कॉमन है, यानी जो हमारी आम मक्खी है उसकी आंखें आमतौर पे रेड आइड होती हैं। इसी तरह जो टी.एच. मॉर्गन का एक कुलीग था, कैल्विन ब्रिजेस उसका नाम था, उसने अपने स्टडी के दौरान एक ऐसी मक्खी देखी जिसका आई का जो कलर है वो वाइट था। तो उसने कहा ये शायद म्यूटेंट कैरेक्टर है। यानी जहन में रखेंगे, जो नॉर्मल कैरेक्टर है वो रेड है और जो म्यूटेंट कैरेक्टर है वो वाइट है। अच्छा, अपने इस लेक्चर को आसान बनाने के लिए हम पूरा रेड आइड मेल लिखने के बजाय कुछ एब्रीवेशन इस्तेमाल करेंगे। जैसे रेड आइड मेल को हम REM से जाहिर करेंगे, वाइट आइड मेल को हम WEM से जाहिर करेंगे, रेड आइड फीमेल को REF से जाहिर करेंगे और वाइट आइड फीमेल को WEF से जाहिर करेंगे, ताकि हमें ये पूरी की पूरी लाइन ना लिखनी पड़े। क्लियर? अब सबसे पहले जो उसने एक्सपेरिमेंट किया और फिर बाद में उस एक्सपेरिमेंट की जो इंटरप्रिटेशन की, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट ये था कि उसने सबसे पहले पेरेंटल जनरेशन ली। पेरेंटल जनरेशन में उसने वाइट आइड मेल लिया और रेड आइड फीमेल ली। क्लियर? इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाया, मैटिंग करवाई, तो इनके जितने भी ऑफस्प्रिंग थे उसमें सिर्फ रेड कलर नजर आया, रेड आइड मेल थे और रेड आइड फीमेल थे। तो यहां से क्या साबित हुआ, जो रेड कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है और जो वाइट कैरेक्टर है वो रिसेसिव है। तो क्योंकि हमारे पास F1 जनरेशन में सिर्फ कौन सा कैरेक्टर आया, रेड, तो डोमिनेंट का मतलब कि जो नजर आएगा और वाइट का मतलब है जो छुप जाएगा। हालांकि मैटिंग दोनों कैरेक्टर की हुई है, लेकिन उसमें रेड कैरेक्टर नजर आया और वाइट कैरेक्टर छुप गया। अच्छा, उसके बाद जब F1 जनरेशन में जितने भी ऑफस्प्रिंग आई उसने उनकी आपस में इंटरब्रीडिंग करवाई या आपस में मैटिंग करवाई। उसके बाद जब F2 जनरेशन आई तो उसमें रेड आइड मेल भी थे, रेड आइड फीमेल भी थे और वाइट आइड मेल भी थे, वाइट आइड मेल भी थे। यानी 3 किस्म की मक्खियां आई, मेल रेड आइड भी थे, वाइट आइड भी थे और फीमेल सिर्फ रेड आइड थी। क्लियर? तो F2 जनरेशन में जब उसने रिजल्ट को देखा तो यहाँ कुछ बातें उसके सामने आई। सबसे पहले जब हम मेंडल्स के लॉ को डिस्कस करते हैं तो मेंडल्स के लॉ में पेरेंटल जनरेशन, उसके बाद F1 जनरेशन, उसके बाद F2 जनरेशन,
तो मेंडल्स के लॉ में भी जो F1 जनरेशन उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन जो F2 जनरेशन है उसमें डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों अपीयर होते हैं, लेकिन उनकी रेशियो कितनी होनी चाहिए? 3:1 की रेशियो होनी चाहिए। यानी अगर हमारे पास सपोज जो रिसेसिव कैरेक्टर की वैल्यू 1 है तो इसकी जो डोमिनेंट कैरेक्टर की वैल्यू उससे 3 गुना ज़्यादा होनी चाहिए। यानी आप कह सकते हैं अगर रिसेसिव कैरेक्टर की वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 6। इस रेशो का जो आंसर है वो हमेशा कितना आना चाहिए? 3। क्लियर? लेकिन जब उसने फ्लाइज को कलेक्ट किया तो 4252 4252 जो फ्लाइज वो रेड कलर की थी मक्खी, उसमें मेल भी थी उसमें फीमेल भी थी, और जो 782 जो फ्लाइज थी वो वाइट आइड मेल थी। यानी अगर हम इसकी रेशो निकालें 4252 782 तो ये मोर देन 3 आती है। तो यहां से ऐसे लगा कि जो मेंडल्स का जो लॉ है उसमें थोड़ी सी आप कह सकते हैं प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि मेंडल्स ने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें F2 जनरेशन में हमेशा जो डोमिनेंट कैरेक्टर, यहाँ चूंकि रेड डोमिनेंट कैरेक्टर है तो दोनों फ्लाइज का जो कैरेक्टर है वो रेड है, तो इस वजह से हमने इनको कंबाइंड शक्ल में लिया है। तो मेंडल्स ने जो कहा था कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है F2 जनरेशन में वो हमेशा 3:1 की रेशो से आता है, लेकिन यहाँ तो जो रेड कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा है एज कंपेयर टू रिसेसिव कैरेक्टर, 3 से बहुत ही ज़्यादा है। क्लियर? तो क्वेश्चन ये था कि जो रेशो ऑफ रेड कैरेक्टर ग्रेटर देन 3:1 नॉट क्लियरली सेग्रीगेट। तो अगर रेशो डोमिनेंट कैरेक्टर की 3 से ज़्यादा होती है तो इसका मतलब है ये जो आई कलर है ये प्रॉपरली सेग्रीगेट नहीं हुआ, क्योंकि अगर प्रॉपर अंदाज में सेग्रीगेशन हो तो फिर 3:1 की रेशो आती है और वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ मेंडल्स को फॉलो करता है कि जो मेंडल्स ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पेश किया था उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा 3:1 की रेशो से। यहाँ चूंकि इसकी वैल्यू 3 से ज़्यादा है इस वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ सेग्रीगेशन प्रॉपर अंदाज में नहीं हुई, तो मेंडल्स के ऊपर कुछ इश्यूज आना शुरू हो गए। अच्छा, दूसरी चीज़, F2 जनरेशन में जो वाइट आइड फीमेल फ्लाइज हैं वो सारी मेल थी, ऑल F2 वाइट आइड वर मेल। और ये वाली जो बात है ये मेंडल्स का कोई भी लॉ एक्सप्लेन नहीं करता, ना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक्सप्लेन करता है ना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसको डिस्कस करता है। तो हाउ कैन बी इट एक्सप्लेन कि ये जो क्वेश्चन है इसका हम कैसे आंसर कर सकते हैं कि ऑल F2 वाइट आइड वर मेल। सबसे पहले वाइट आइड फीमेल क्या इम्पॉसिबल है एग्जिस्ट करना? अच्छा, व्हाइट आइड को चेक करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं, क्योंकि टेस्ट क्रॉस वो होता है जो रिसेसिव कैरेक्टर को भी शो करवा देते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर को भी क्या करवा देते हैं? शो करवा देते हैं। तो इस वजह से ये बात चेक करने के लिए कि क्या व्हाइट आइड फीमेल का एग्जिस्टेंस है तो उसने क्या करवाया? टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में उसने जो फीमेल ली वो F1 से ली, F1 जनरेशन से, और मेल उसने लिया व्हाइट आइड। तो फिर यहाँ उसने देखा कि रेड आइड फीमेल भी आई, रेड आइड मेल भी आया, व्हाइट आइड फीमेल भी आई और व्हाइट आइड मेल भी आया, और सारे 1:1:1 रेशो से आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट है ये तो मेंडल्स के लॉ को प्रेडिक्ट करता है और व्हाइट आइड फीमेल एग्जिस्ट भी करती है। तो फिर सवाल ये था कि इस F2 जनरेशन में व्हाइट आइड फीमेल क्यों नहीं आई? F2 जनरेशन में व्हाइट आइड फीमेल क्यों नहीं आई? तो टेस्ट क्रॉस उसने क्यों करवाया? ताकि वो रिसेसिव कैरेक्टर के बारे में देखना, क्योंकि अगर रिसेसिव कैरेक्टर छुपा हुआ भी हो तो वो आमतौर पे टेस्ट क्रॉस में वो नजर आ जाता है। तो यहाँ व्हाइट आइड फीमेल का अपीयर होना तो ये शो करता है कि व्हाइट आइड फीमेल का एग्जिस्टेंस है, तो व्हाई नॉट इन F2, कि फिर ये F2 में क्यों नहीं आया? तो फिर बाद में उसने इस पजल को कैसे सॉल्व किया? उसने कहा लगता है ऐसा है कि इनका इनहेरिटेंस सेक्स क्रोमोसोम के जरिए से हो रहा है। किसके जरिए से हो रहा है? सेक्स क्रोमोसोम के जरिए। अच्छा, इससे पहले वो ऑलरेडी सेक्स क्रोमोसोम को डिस्कवर कर चुका था। सेक्स क्रोमोसोम से क्या मुराद है? जैसे ह्यूमन में अगर हम बात करें X और Y क्रोमोसोम, ये कहा जाता है कि जेंडर को डिटरमाइन करते हैं। जिस जाइगोट के पास XX होगा वो फीमेल बनेगा और जिसके पास XY होगा वो मेल बनेगा। क्लियर? तो इस वजह से इन क्रोमोसोम को हम कहते हैं ये सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम है, तो इस वजह से इन क्रोमोसोम को क्या कहा जाता है? दे आर द सेक्स क्रोमोसोम।
क्लियर। तो उसने कहा लगता है ऐसा है कि जो कलर ऑफ आई है इसका जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड होता है और एब्सेंट होता है ऑन वाई क्रोमोसोम, एब्सेंट वाई क्रोमोसोम पे होते हैं। अच्छा, सबसे पहले सपोज हम कर लें कि हमारे पास दो करैक्टर हैं आई कलर में, एक रेड करैक्टर है और एक वाइट करैक्टर है। जो रेड करैक्टर है इसका जीन होता है W पॉजिटिव और जो वाइट करैक्टर है इसका जीन होता है सिंपल W। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास मेल और फीमेल में तीन पॉसिबिलिटी है, मेल एंड फीमेल तीन पॉसिबिलिटी है। कौन कौन सी? सबसे पहले XY और फीमेल में तीन पॉसिबिलिटी है, मेल में दो पॉसिबिलिटी है और फीमेल में तीन पॉसिबिलिटी। कैसे? क्योंकि लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि आमतौर पर जीन पेयर की शक्ल में होते हैं, लेकिन X और Y चूंकि डिफरेंट क्रोमोसोम है तो इस पर पाए जाने वाले जीन्स पेयर की शक्ल में नहीं होंगे। अब जो जीन्स W है जिसकी दो शक्लें हैं, एक W पॉजिटिव है जो रेड आइड को बनाता है और एक सिंपल W है जो वाइट आइड को बनाता है। तो मेल के अंदर X पर W पॉजिटिव भी हो सकते हैं, X पर सिंपल W भी हो सकते हैं। अगर हमारे पास X के ऊपर W पॉजिटिव हो तो ये रेड आइड मेल बनेगा, अगर X पर सिंपल W हो तो ये वाइट आइड मेल बनेगा। क्लियर? दो पॉसिबिलिटी है, यानी मेल में जो क्रोमोसोम्स हैं और जो जीनोटाइप्स हैं या जेनेटिक मेकअप है उसमें दो पॉसिबिलिटी हैं, लेकिन फीमेल में अब तीन पॉसिबिलिटी, क्योंकि X पेयर की शक्ल में है तो यहाँ जीन भी किसकी शक्ल में होगा? पेयर की शक्ल में। कैसे? दोनों W पॉजिटिव हो सकते हैं, एक में W पॉजिटिव एक में W हो सकता है और दोनों W हो सकते हैं। अगर दोनों पॉजिटिव वाले हो तो ये तो रेड आइड फीमेल बनेगा, इसका तो समझ में आता है। अच्छा, अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन हो, डिफरेंट हो, तो यहाँ भी रेड आइड फीमेल ही बनेगी। वजह क्या? क्योंकि W पॉजिटिव जो रेड कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है और यहाँ वाइट आइड फीमेल बनेगी। क्लियर? तो आप लोगों ने क्रोमोसोम और जीन्स का जो इंट्रैक्शन है वो याद रखना है कि ये हमारे पास रेड आइड मेल का जेनेटिक मेकअप है और क्रोमोसोमल मेकअप है, ये हमारे पास वाइट आइड मेल का क्रोमोसोमल मेकअप और जेनेटिक मेकअप है, ये फीमेल का है रेड आइड, ये रेड आइड फीमेल। लेकिन ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ये होमोजाइगस है कि दोनों एक जैसे। होमोजाइगस का मतलब जब जीन पेयर के दोनों मेंबर एक जैसे हो, और यहाँ भी होमोजाइगस है लेकिन ये रिसेसिव कैरेक्टर। क्लियर? तो सबसे पहले अगर हम इन रिजल्ट को इनकी बुनियाद पे डिस्कस करें, जैसे मैं कहता हूं कि उसने सबसे पहले क्या लिया? पेरेंटल जनरेशन, WEM वाइट आइड मेल लिया। तो वाइट आइड मेल का जो विल्ड नॉर्मल वाइट आइड मेल है इसके ऊपर क्या होना चाहिए? XW होना चाहिए। क्लियर? यहां क्योंकि XW वाइट आइड मेल, और इसके साथ हम लगा देते हैं ये जो हमारे पास रेड आइड फीमेल है, W पॉजिटिव और W पॉजिटिव। क्लियर? अगर इनका क्रॉस करवाया जाए तो इसका मतलब है यहाँ गैमीट जब बनेंगे तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, या क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहती है कि जो पेयर है इसके एक मेंबर एक गैमीट में जाएगा जीन्स को लेके, वाई पे तो ये होता नहीं है। और इसी तरह यहाँ भी आप कह सकते हैं XW पॉजिटिव XW पॉजिटिव। ठीक है? आगे इनकी पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए हम पन्नेट स्क्वायर बनाते हैं। तो एक साइड पे हम लिख लेते हैं फीमेल का एक गैमीट होगा XW पॉजिटिव वाला और दूसरा गैमीट भी होगा XW पॉजिटिव वाला, और इसका XW और Y। तो यहाँ पन्नेट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या? पहले एक साइड वाले लिख लें। तो ये पन्नेट स्क्वायर के जरिए से ऑफस्प्रिंग की सारी पॉसिबिलिटी हमें पता चल जाती है। XW ऊपर वाले लिख लें, Y। क्लियर? तो यहाँ चार किस्म की पॉसिबिलिटी आ गई। अगर ये देखा जाए पहली पॉसिबिलिटी में जो फीमेल है वो हेट्रोजाइगस बन गई, XW पॉजिटिव और XW। ठीक है? XW पॉजिटिव ये मेल की फीमेल की तरफ से आया और XW आया मेल की तरफ से। तो इसका मतलब ये हुआ हेट्रोजाइगस कंडीशन में X फीमेल है तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये रेड आइड फीमेल हो। तो इसी तरह हमारे पास ये भी रेड आइड फीमेल होगा। क्लियर? और ये रेड आइड मेल होगा, ये भी रेड आइड मेल। यानी अगर हम पेरेंटल जनरेशन में वाइट आइड मेल लें
और रेड आइड फीमेल लें तो उनके सारे ऑफस्प्रिंग रेड आइड आने चाहिए। रेड आइड फीमेल, रेड आइड फीमेल, रेड आइड मेल, रेड आइड मेल। और उसने F1 जनरेशन में वाकई ये सारे के सारे ऑब्जर्व किए कि मेल भी सारे रेड आइड थे और फीमेल भी सारे रेड आइड थे। अच्छा, फिर F2 जनरेशन कैसे उसने हासिल की कि रेड आइड मेल और रेड आइड फीमेल का आपस में क्रॉस करवाया। क्लियर? तो रेड आइड फीमेल का जो जेनेटिक मेकअप है वो ये है XW पॉजिटिव XW, और मेल का जो जेनेटिक मेकअप है F1 जनरेशन में वो XW पॉजिटिव और Y, यानी फीमेल हेट्रोजाइगस कंडीशन है और मेल के ऊपर सिर्फ X1 है और W है उसके ऊपर जीन्स। तो इसका अगर हम पन्नेट स्क्वायर तैयार करें तो एक तरफ हम फीमेल का क्रोमोसोम लिख लेते हैं, इसके ऊपर XW पॉजिटिव है XW है, और एक तरफ हम लिख लेते हैं XW पॉजिटिव Y। तो पहले XW पॉजिटिव एक साइड वाले लिख लें, इधर वाले, और फिर ऊपर वाले लिख लें XW पॉजिटिव Y और Y। क्लियर? अगर आप देखें ये फीमेल X पेयर आ गया, फीमेल बनेगी, लेकिन इसके ऊपर W पॉजिटिव, तो ये रेड आइड फीमेल है। ये है तो हेट्रोजाइगस कंडीशन कि दोनों जीन डिफरेंट है, फीमेल बनेगी, लेकिन इसमें W पॉजिटिव का कैरेक्टर शो होता है जो रेड है, तो ये भी क्या बनेगी, रेड आइड फीमेल बनेगी। अब यहाँ रेड आइड मेल, लेकिन यहाँ वाइट आइड मेल बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फीमेल सारी की सारी रेड आइड है और मेल में रेड आइड मेल भी है और वाइट आइड मेल भी है। चलिए, तो अगर देखा जाए यहाँ फीमेल सारी रेड आइड थी और यहाँ रेड आइड मेल भी थे और रेड आइड वाइट आइड मेल भी थे, रेड आइड मेल भी थे और वाइट आइड मेल भी थे। अच्छा, फिर टेस्ट क्रॉस में उसने क्या किया कि जो F1 जनरेशन है इसकी फीमेल ली, और जो टेस्ट क्रॉस को अगर हम देखें, रेड आइड फीमेल F1 जनरेशन से ली और वाइट आइड मेल लिया। ठीक है, तो F1 जनरेशन में फीमेल का क्रोमोसोम का और जेनेटिक मेकअप ये है कि X के ऊपर W पॉजिटिव यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन है, और मेल हमेशा इस कंडीशन में वाइट आइड होगा। तो इसको अगर देखा जाए, यहाँ इसका पन्नेट स्क्वायर बनाए तो XW पॉजिटिव XW Y, तो XW पॉजिटिव पहले साइड वाले लिख ले, XW ऊपर वाले, Y। अगर देखें तो ये दोनों फीमेल है, ये दोनों मेल है, तो इसमें ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो ये रेड आइड फीमेल बनेगी। ये होमोजाइगस कंडीशन है तो ये वाइट आइड फीमेल बनेगी। ये W पॉजिटिव आ गया है तो ये रेड आइड मेल बनेगा, और यहाँ W आ गया सिंपल तो वाइट आइड मेल बनेगा। क्लियर? और यानी यहाँ फीमेल में भी रेड आइड भी है और वाइट आइड भी है, और मेल में भी रेड आइड भी है और वाइट आइड भी है। तो इसी तरह टेस्ट क्रॉस में ये रिजल्ट भी ऑब्जर्व किया गया। तो अगर देखा जाए इस सारे एक्सपेरिमेंट से कि अगर हम ये तस्लीम कर लें कि X क्रोमोसोम के ऊपर W पॉजिटिव या W जीन मौजूद है, यानी कलर ऑफ आई का जीन मौजूद है, तो सारे, और फिर उसके ज़रिए से हम मैथमेटिकली भी ये देख सकते हैं। एक तो ये ना एक्सपेरिमेंटली उसको नज़र आया कि ये वाला इसके साथ जब तो सारे रेड आइड बने, फिर यहाँ सिर्फ वाइट आइड क्यों आए, और उसके बाद टेस्ट क्रॉस में वाइट आइड फीमेल भी आ गया, तो F2 जनरेशन के अंदर वाइट आइड फीमेल क्यों नहीं आया। तो उसका रिजल्ट अगर आप देखें, यहाँ आपको सारे के सारे नजर ये पेरेंटल जनरेशन है, यहाँ सारे के सारे रेड आइड हैं, लेकिन F2 जनरेशन में देखें जो जेनेटिक मेकअप या क्रोमोसोमल मेकअप बन रहे हैं तो वहाँ वाइट आइड फीमेल नहीं बन रही। यानी जो पॉसिबिलिटी है इस जेनेटिक या क्रोमोसोमल मेकअप के साथ बच्चों की, तो उसमें वाइट आइड फीमेल का एग्जिस्टेंस यहाँ भी हमें नजर नहीं आ रहा। हाँ, टेस्ट क्रॉस में जो जेनेटिक और क्रोमोसोमल मेकअप के साथ जो पेरेंट्स गए हैं और उनकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग बने हैं, उसमें वाइट आइड फीमेल का जो जेनेटिक या क्रोमोसोमल मेकअप हमें नज़र भी आता है, यानी वहाँ वाइट आइड फीमेल का एग्जिस्टेंस थ्योरेटिकली भी नज़र आता है। क्लियर? तो इस वजह से अगर देखा जाए, हम ये अगर साबित करें कि ये जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट हैं ये उसी वक्त साबित हो सकते हैं जब हम कह सकते हैं कि ये जो जीन्स हैं आई कलर का, ये X क्रोमोसोम के जरिए से आगे जा रहा है। क्लियर?
तो ये बात यहाँ से प्रूव हो जाती है कि जो आई कलर है, जो एक्सपेरिमेंट है, ये उसी वक्त थ्योरी के रिजल्ट को मैच करेगा जब हम ये कंसिडर कर लें कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कौन सा जीन मौजूद है, आई के कलर का जीन मौजूद है। तब हमारी जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट और थ्योरी के रिजल्ट आपस में मैच करेंगे। तो अगर थ्योरी के रिजल्ट एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब है हमारी थ्योरी क्या है, ठीक है। तो यहां से ये साबित हो गया कि एक्स क्रोमोसोम पर जीन मौजूद है कलर ऑफ आई का। क्लियर। और यहाँ ये जिस पैटर्न के साथ एक्स क्रोमोसोम की सेग्रीगेशन हो रही है उसी पैटर्न के साथ कलर ऑफ आई की सेग्रीगेशन हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह क्रोमोसोम सेग्रीगेट कर रहे हैं, देखो ना हमने यहाँ एक्स के ऊपर जीन्स को लिखा, जिस पैटर्न के थ्रू जा रहे हैं क्रोमोसोम उसी पैटर्न के थ्रू वो जीन्स भी मूव कर रहा है। तो फाइनली साबित हुआ कि क्रोमोसोम जिस तरह इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, यानी जिस तरह अगले गैमेट में जाके अरेंज होते हैं, तो सेम जीन्स भी उसी रूट को फॉलो करते हैं। अगर एक क्रोमोसोम पर जीन मौजूद है तो जिस क्रोमोसोम से जिस तरीके से एक क्रोमोसोम इनहेरिट होगा वालिदैन से बच्चों में, उसी तरीके से जीन्स भी इनहेरिट होंगे उसी क्रोमोसोम। क्लियर। तो यहां से ये बात तो साबित हो गई कि क्रोमोसोम और व्हीकल्स वो गाड़ी हैं और उसके जो मुसाफिर हैं वो जीन्स हैं। तो गाड़ी जिस रूट से जाएगी जीन्स भी उसी रूट से जाएंगे। अब सवाल ये था कि अगर हम तस्लीम कर लें कि why does the number of character assorted independently in a given kind of organism exceed the number of pair that organism possess। इसका क्या मतलब है? जैसे ह्यूमंस के अंदर 23 पेयर्स हैं तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, यानी पहला पेयर दूसरे के लिहाज से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करता है। क्लियर। अब सवाल ये है, अगर हम मान लें कि जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो क्रोमोसोम के जरिए से जाते हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि सिर्फ 23 कैरेक्टर ही इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होने चाहिए थे। क्योंकि हमारे पास अगर ये तस्लीम कर लें कि कैरेक्टर्स जो मेंडेलियन कैरेक्टर हैं वो किसके जरिए से जा रहे हैं, क्रोमोसोम के जरिए से, तो सिर्फ 23 कैरेक्टर ऐसे होने चाहिए थे जो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करें। क्लियर। लेकिन एक इंसान की अगर हम बात करें तो इंसान में लाखों कैरेक्टर ऐसे हैं जो एक दूसरे के लिहाज से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करें। तो इसका आंसर क्या है? अभी तक हमने ये बात तो साबित कर दी है इस एक्सपेरिमेंट के जरिए से, जो क्रोमोसोम की इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। जैसे मैं कहता हूं कि हमारे पास 4 गाड़ियां हैं, एक गाड़ी ए है, एक गाड़ी बी है, एक गाड़ी सी है, एक गाड़ी डी है। 4 गाड़ी है। इसका रूट डिफरेंट है, इसका रूट डिफरेंट है, इसका रूट डिफरेंट है, इसका रूट डिफरेंट है। क्लियर। अगर मैं कहूं कि ए का रूट ये है और बी सी का रूट डिफरेंट है, तो हम क्या कहेंगे कि ये इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं। यानी ए अपनी मर्जी से डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा जहां मर्जी जाना चाहे, बी अपनी मर्जी से पहुंचेगा, सी अपनी मर्जी से पहुंचे। हम कहेंगे कि 4 गाड़ियां हैं, 4 रूट हैं। क्लियर। तो 4 गाड़ी इन रूट्स के जरिए से ट्रेवल करी। लेकिन अगर हम ये कह दें कि इस गाड़ी में भी 40 मुसाफिर हैं, इस गाड़ी में भी 40 मुसाफिर हैं, इस गाड़ी में भी 40 मुसाफिर हैं, इस गाड़ी में भी सपोज, तो अब हम क्या कहेंगे कि गाड़ियां तो 4 हैं, अब मुसाफिर की जो तादाद है वो तकरीबन कितनी बनेगी, 160 बनेगी। अगर इसके लिहाज से हम देखें, इस गाड़ी के लिहाज से, कि ये जो 40 मुसाफिर जिस रूट से सफ़र कर रहे हैं, वजह क्यों है, इस रूट से क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ये गाड़ी ए के अंदर सवार है। क्लियर। लेकिन ये जो 120 दूसरे मुसाफिर हैं वो चूंकि डिफरेंट क्रोमोसोम के जरिए से जा रहे हैं, तो इस वजह से वो इसके लिहाज से 120 मुसाफिर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे हैं। हाँ, जो एक ही मुसाफिर हैं चूंकि एक क्रोमोसोम या एक गाड़ी पर मौजूद हैं, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो 40 मुसाफिर हैं ये तो उस क्रोमोसोम के रूट को फॉलो करेंगे। ठीक है। लेकिन जो बी सी और डी है उनके जो मुसाफिर हैं वो इस एक रूट को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि उनका डिफरेंट आप कह सकते हैं गाड़ी है। तो यहाँ अगर देखा जाए गाड़ियों, सिर्फ अगर हम गाड़ियों की बात करें, हमने कहा कि जो मेंडेलियन कैरेक्टर हैं वो कौन डिटरमाइन करते हैं, जीन्स, जो किस पर मौजूद होते हैं, क्रोमोसोम पर। अगर हम सिर्फ कहते हैं ना कि क्रोमोसोम पर कैरेक्टर मौजूद है, फिर तो होना ये चाहिए था सिर्फ 4 कैरेक्टर ऐसे होते जो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं। लेकिन हमने बात की है कि क्रोमोसोम पर जो जीन्स मौजूद है वो मेंडेलियन कैरेक्टर को असॉर्ट करते हैं। तो यहाँ एक क्रोमोसोम पर चूंकि काफी सारे जीन्स होते हैं, इस वजह से देखा जाए तो इन 40 के लिहाज से 100, हालांकि क्रोमोसोम या गाड़ियाँ 4 हैं, लेकिन इसके लिहाज से जो 120 मुसाफिर हैं वो इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं।
तो यहाँ से ये बात आप क्लियरली आप समझेंगे कि जिस वक्त हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ कैरेक्टर्स की, तो वो क्रोमोसोम के ज़रिए से तो होती है, लेकिन क्रोमोसोम पर मौजूद जीन्स की वजह से होती है। अब एक क्रोमोसोम पर चूंकि काफ़ी सारे जीन्स होते हैं, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे होते हैं। तो ये बात कैसे पता चली कि एक क्रोमोसोम पर काफ़ी सारे जीन्स होते हैं? ये जो हमारे पास रिजल्ट आए हैं, आई कलर के भी आए, इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि 30-40 कैरेक्टर ऐसे हैं जिनके सेम रिजल्ट है, तो इसका मतलब ये होगा कि सारों का एग्जिस्टेंस कौन से क्रोमोसोम पे होगा? एक्स क्रोमोसोम पे होगा। तो इसी वजह से जब टी.एच. मॉर्गन ने स्टडी किया, काफ़ी सारे ऐसे कैरेक्टर उसको नज़र आए जो इस आई कलर को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ से ये बात साबित हो गई कि ये जो हमारे पास एक्स क्रोमोसोम पर एक जीन नहीं है, बल्कि काफ़ी सारे जीन्स होते हैं। चलिए, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो अगर मैं सारे अपनी डिस्कशन को समराइज करूं, तो समरी ये है कि क्रोमोसोम्स इनहेरिट करते हैं, लेकिन उनके ऊपर जीन्स मौजूद होते हैं, वो क्रोमोसोम के साथ ही इनहेरिट होते हैं। और जो करैक्टर बनाते हैं वो क्रोमोसोम नहीं बनाते, बल्कि क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद जीन्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लिटिल बिट कंसेप्चुअल भी है, थोड़ा सा लेंथी भी हो गया। बहरहाल मेरी कोशिश थी, क्योंकि ये जो हमारे पास आर्टिकल है इसको समझने के लिए आपकी बेसिक मजबूत होनी चाहिए जेनेटिक्स के लिहाज से, लेकिन जिस चैप्टर में इसको लिखा गया है वहाँ अभी तक बेसिक को बनाया नहीं गया। तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने कोशिश की, अगर कोई स्टूडेंट पहली दफ़ा इसको सुन रहा है तो उसको ये बातें समझ में आ जाए। अदरवाइज बेहतर तो ये है कि इस आर्टिकल को उस वक्त पढ़ा जाए जब आप लोगों को 21st चैप्टर भी तैयार हो, 22 चैप्टर भी तैयार हो। तो जो स्टूडेंट 21st चैप्टर तैयार करके 22 चैप्टर को तैयार करके इस लेक्चर को सुनेंगे या इस आर्टिकल को पढ़ेंगे, उनके लिए तो बड़ा आसान होगा। हाँ, जो पहली दफ़ा इस आर्टिकल को सुनेंगे उनके लिए लिटिल बिट थोड़ा सा मुश्किल होगा। बहरहाल आप लोगों ने इस आर्टिकल को तैयार करना है, किसी तरह भी तैयार करें, समझना भी है, इम्पॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।